नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए कहानियाँ लेकर आता हूँ जो आपकी ज़िंदगी में कुछ जोड़ती हैं, आपकी ज़िंदगी में रस लाती हैं। ऐसी कहानियों में से एक और कहानी हम लेकर आए हैं आज, प्रेमचंद की, जिसका नाम है त्रिया चरित्र। ये शब्द आपने ज़रूर आसपास सुना होगा, है ना, औरतों के बारे में कि इस औरत का जो चरित्र है वो बहुत ही मुश्किल है, इसके रंग बदलते रहते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है ये त्रिया चरित्र। ये कहानी प्रेमचंद ने 1913 में लिखी थी और ज़माना मैगज़ीन में ये छपी थी। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। सेठ लगनदास जी के जीवन की बगिया फलहीन थी। कोई ऐसा मानवीय, आध्यात्मिक या चिकित्सात्मक प्रयत्न न था जो उन्होंने न किया हो। यूं तो शादी एक पत्नी व्रत के कायल थे, मगर जरूरत और आग्रह से विवश होकर एक दो नहीं 5 शादियां की। यहां तक कि उम्र के 40 साल गुजर गए और अंधेरे घर में उजाला न हुआ। बेचारे बहुत गम में रहते थे, दुखी रहते थे कि ये धन संपत्ति, ये ठाट बाट, ये वैभव, ये ऐश्वर्य का क्या करेंगे, ये सब क्या होगा, मेरे बाद कौन इसको भोगेगा। ये ख्याल बहुत अफसोसनाक था। आखिर ये सलाह हुई कि किसी लड़के को गोद ले लेना चाहिए, मगर ये मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण सालों तक लटका रहा। जब सेठ जी ने देखा कि बीवियों में अब तक बदस्तूर कशमकश हो रही है, तो उन्होंने नैतिक साहस से काम लिया और होनहार अनाथ लड़के को गोद ले लिया। उसका नाम रखा गया मगनदास। उसकी उम्र 5-6 साल से ज्यादा न थी, बला का ज़हीन और तमीज़दार। मगर औरतें सब कुछ कर सकती हैं, दूसरे के बच्चे को अपना नहीं समझ सकती। यहां तक तो 5 औरतों का साझा था। अगर एक उसे प्यार करती तो बाकी 4 औरतों का फर्ज था कि उसे नफरत करें। हां, सेठ जी उसके साथ बिल्कुल अपने लड़के की सी मोहब्बत करते। पढ़ाने को मास्टर रखे, सवारी के लिए घोड़े, रईसी ख्याल आदमी के थे, राग रंग का सामान भी मुहैया था। गाना सीखने का लड़के ने शौक किया तो उसका भी इंतजाम हो गया। मतलब ये कि जब मगनदास जवानी पर पहुंचा तो रईसाना दिलचस्पियों में उसे कमाल हासिल था। उसका गाना सुनकर उस्ताद लोग कानों पर हाथ रखते। शहसवार ऐसा कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाता। डील डॉल शक्ल सूरत में उसका सा अलबेला जवान दिल्ली में कम होगा। शादी का मसला पेश हुआ। नागपुर के करोड़पति सेठ मक्खनलाल बहुत लहराए हुए थे। उनकी लड़की से शादी हो गई। धूमधाम का जिक्र किया जाए तो किस्सा वियोग की रात से भी लंबा हो जाएगा। मक्खनलाल का उसी शादी में दिवाला निकल गया। इस वक्त मगनलाल से ज्यादा ईर्ष्या के योग्य आदमी और कौन होगा। उसकी जिंदगी की बहार उमंगों पर भी और मुरादों के फूल और उसकी शबनमी ताजगी में खिल खिलकर हुस्न और ताजगी का समा दिखा रहे थे। मगर तकदीर की देवी कुछ और ही सामान कर रही थी। वो सैर सपाटे के इरादे से जापान गया हुआ था। दिल्ली से खबर आई कि ईश्वर ने तुम्हें एक भाई दिया है। मुझे इतनी खुशी है कि ज्यादा अरसे तक जिंदा न रह सकूं। तुम बहुत जल्द लौट आओ। मगनदास के हाथ से तार का कागज छूट गया और सर में ऐसा चक्कर आया कि जैसे किसी ऊंचाई से गिर पड़ा है। मगनदास का किताबी ज्ञान बहुत कम था, मगर स्वभाव की सज्जनता से वो खाली हाथ न था। हाथों की उदारता ने, जो समृद्धि का वरदान है, हृदय को भी उदार बना दिया था। उसे घटनाओं की इस काया पलट से दुख तो जरूर हुआ, आखिर इंसान ही था। मगर उसने धीरज से काम लिया और एक आशा और भय की मिलीजुली हालत में देश को रवाना हुआ। रात का वक्त था। जब वो अपने दरवाजे पर पहुंचा तो नाच गाने की महफिल सजी देखी। उसके कदम आगे न बढ़े, लौट पड़ा और एक दुकान के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इतना तो उसे यकीन था कि सेठ जी उसके साथ भी भलमनसी और मोहब्बत से पेश आएंगे, बल्कि शायद अब और भी कृपा करने लगे। सेठानियां भी अब उसके साथ गैरों का सा बर्ताव न करेंगी। मुमकिन है मझली बहू भी इस बच्चे की खुशनसीब माँ थी, उससे दूर दूर रहे, मगर बाकी चारों सेठानियों की तरफ से सेवा सत्कार में कोई शक नहीं था। उसकी डाह से वो फायदा उठा सकता था।
ताहम उसके स्वाभिमान ने गंवारा न किया कि जिस घर में मालिक की हैसियत से रहता था उसी घर में अब एक आश्रित की हैसियत से जिंदगी बसर करे। उसने फैसला कर लिया कि यहाँ अब रहना मुनासिब नहीं है, ना मसलहत। मगर जाऊं कहाँ? न कोई ऐसा फन सीखा, न कोई ऐसा इल्म हासिल किया जिससे रोजी कमाने की सूरत पैदा होती। रईसाना दिलचस्पियां उसी वक्त तक कद्र की निगाह से देखी जाती हैं जब तक वे रईसों के आभूषण रहें। जीविका बनकर वे सम्मान के पद से गिर जाती हैं। अपनी रोजी हासिल करना तो उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम न था। किसी सेठ साहूकार के यहाँ मुनीम बन सकता था, किसी कारखाने की तरफ से एजेंट हो सकता था, मगर उसके कंधे पर एक भारी जुआ रखा हुआ था। उसे क्या करे? एक बड़े सेठ की लड़की जिसने लाड प्यार में परवरिश पाई, उससे ये कंगाली की तकलीफें क्यों कर झेली जाएंगी? क्या मक्खनलाल की लाडली बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करेगी जिसे रात की रोटी का भी ठिकाना नहीं? मगर इस फिक्र में अपनी जान क्यों खपाऊं? मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। मैं बराबर इनकार करता रहा। सेठ जी ने ज़बरदस्ती मेरे पैरों में बेड़ी डाली है। अब वही इसके जिम्मेदार हैं, मुझसे कोई वास्ता नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा ठंडे दिल से इस मसले पर गौर किया तो बचाव की कोई सूरत नजर न आई। आखिरकार उसने ये फैसला किया कि पहले नागपुर चलूं, जरा उन महारानी के तौर तरीके को देखूं, बाहर ही बाहर उसके स्वभाव की मिजाज की जांच करूं। उस वक्त तय करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर रईसी की बू उसके दिमाग से निकल गई है और मेरे साथ रूखी रोटियां खाना उसे मंजूर है तो इससे अच्छा और फिर क्या होगा। लेकिन अगर वो अमीरी ठाट बाट के हाथों बिकी हुई है तो मेरे लिए रास्ता साफ है। फिर मैं हूं और दुनिया का गम। ऐसी जगह जाऊं जहां किसी परिचित की सूरत सपने भी न दिखाई दे। गरीबी की जिल्लत नहीं रहती अगर अजनबियों में जिंदगी बसर की जाए। ये जानने पहचानने वालों की कनखियाँ और कनबतियाँ हैं जो गरीबी को यंत्रणा बना देती हैं। इस तरह दिल में जिंदगी का नक्शा बनाकर मगनदास अपनी मर्दाना हिम्मत के भरोसे नागपुर की तरफ चला, उस मल्लाह की तरह जो कश्ती और पाल के बगैर नदी की उमड़ती हुई लहरों में अपने को डाल दे। शाम के वक्त सेठ मक्खनलाल के सुंदर बगीचे में सूरज की पीली किरणें मुरझाए हुए फूलों से गले मिलकर विदा हो रही थीं। बाग के बीच में एक पक्का कुआं था और एक मौलसिरी का पेड़। कुएं के मुंह पर अंधेरे की नीली सी नकाब थी, पेड़ के सिर पर रोशनी की सुनहरी चादर। इसी पेड़ में एक नौजवान थका मादा कुएं पर आया और लोटे से पानी भरकर पीने के बाद जगत पर बैठ गया। मालिन ने पूछा, कहाँ जाओगे? मगनदास ने जवाब दिया कि जाना तो था बहुत दूर, मगर यहीं रात हो गई। यहाँ कहीं ठहरने का ठिकाना मिल जाएगा? मालिक, चले जाओ, सेठ जी के धर्मशाला में बड़े आराम की जगह है, उसने कहा। मगनदास बोले कि धर्मशाले में तो मुझे ठहरने की कभी संयोग नहीं हुआ। कोई हर्ज न हो तो यहीं पड़ा रहूं। यहाँ कोई रात को रहता है? औरत बोली कि मालिक, भाई मैं यहाँ ठहरने को न कहूँगी। ये बाई की जी की बैठक है। झरोखे में बैठकर सैर किया करती हैं। कहीं देखभाल लें तो मेरे सिर में एक बाल भी न रहे। मगनदास बोले, बाई जी कौन है? औरत बोली, यहीं सेठ जी की बेटी है, इंदिरा बाई। मगनदास बोले, ये गजरे उन्हीं के लिए बना रही हो क्या? मालिन बोली, हाँ। और सेठ जी के यहाँ है ही कौन? फूलों के गहने बहुत पसंद करती हैं। मगनदास बोल पड़ा, शौकीन औरत मालूम होती हैं। मालिन बोली, भाई यही तो बड़े आदमियों की बातें हैं। वो शौक न करें तो हमारा तुम्हारा निबाह कैसे हो? और धन है किसके लिए? अकेली जान पर 10 लौंडियां हैं। सुना करती थी कि भगवान आदमी का हल भूत जोतता है, वो आंखों देखा। आप ही आप पंखा चलने लगे, आप ही आप सारे घर में दिन का उजाला हो जाए। तुम झूठ समझते होगे, मगर मैं आंखों देखी बात कहती हूँ। उस गर्व की चेतना के साथ जो किसी नादान आदमी के सामने अपनी जानकारी के बयान में होता है। बूढ़ी मालिन अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन करने लगी। मदनलाल ने उकसाया, भाई बड़े आदमी की बातें निराली होती हैं। लक्ष्मी के बस में सब कुछ है, मगर अकेली जान पर 10 लौंडिया समझ में नहीं आता। मालिन ने बुढ़ापे के चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया, अरे तुम्हारी समझ मोटी हो तो कोई क्या करे?
कोई पान लगाती है, कोई पंखा झलती है, कोई कपड़े पहनाती है। 2000 रुपये में तो सेज गाड़ी आई थी, चाहो तो मुंह देख लो। उस पर हवा खाने जाती हैं। एक बंगालन गाना बजाना सिखाती है। मेम पढ़ाने आती हैं। शास्त्री जी संस्कृत पढ़ाते हैं। कागज पर ऐसी मूरत बनाती हैं कि अब बोली और अब बोली। दिल की रानी है, बेचारी के भाग फूट गए। दिल्ली के सेठ लगनदास के गोद ले हुए लड़के से ब्याह हुआ था, मगर राम जी की लीला 70 बरस के मुर्दे को लड़का दिया। कौन पति आएगा? जब से सुनावनी आई है तब से बहुत उदास रहती है। एक दिन रोती थी। मेरे सामने की बात है, बाप ने देख लिया। समझाने लगे, लड़की को बहुत चाहते हैं। सुनती हूँ दामाद को यहीं बुलाकर रखेंगे। नारायण करें मेरी रानी दूधों नहाए पूतों फले। माली मर गया था, उन्होंने आड़ न ली होती तो घर भर के टुकड़े मांगती। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली। बेहतर है, अब यहाँ से अपनी इज्जत आबरू लिए चल दो भैया, यहाँ मेरा निवाह न होगा। इंदिरा रईस जादी हैं, तुम इस काबिल नहीं हो कि उसके शौहर बन सको। मालिन से बोला, तो धर्मशाले से मैं जाता हूँ, जाने वहाँ खाट वाट मिल जाती है कि नहीं? मगर रात ही तो काटनी है, किसी तरह कट ही जाएगी। रईसी के लिए मखमली गद्दे चाहिए, हम मजदूरों के लिए पुआल ही बहुत है। ये कहकर उसने लुटिया उठाई, डंडा संभाला और दर्द भरे दिल से एक तरफ चल दिया। उस वक्त इंदिरा अपने झरोखे पर बैठी हुई इन दोनों की बातें सुन रही थी। कैसा संयोग है कि स्त्री को स्वर्ग की सब सिद्धियां प्राप्त हैं और उसका पति आवारों की तरह मारा मारा फिर रहा है। उसे रात काटने का ठिकाना नहीं है। मगनदास निराश विचारों में डूबा हुआ शहर से बाहर निकल आया और एक सराय में ठहरा, जो सिर्फ इसलिए मशहूर थी कि वहाँ शराब की एक दुकान थी। यहाँ आसपास के मजदूर लोग आकर अपने दुख को भुलाया करते थे। जो भूले भटके मुसाफिर यहाँ ठहरते, उन्हें होशियारी और चौकसी का व्यावहारिक पाठ मिल जाता था। मगनदास थका मांदा ही एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सो रहा, और जो सुबह को नींद खुली तो उसे किसी पीर औलिया के ज्ञान की सजी हुई दीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ा। जिसकी मंजिल वैराग्य है, उसकी छोटी सी पोटली जिसमें 2-1 कपड़े, थोड़ा सा रास्ते का खाना और लुटिया डोर बंधी हुई थी, गायब हो गई। उन कपड़ों को छोड़कर जो उसके बदन पर थे, अब उसके पास कुछ भी न था, और भूख जो कंगाली में और भी तेज हो जाती है उसे बेचैन कर रही थी। मगर दृढ़ स्वभाव का आदमी था, उसने किस्मत का रोना रोया, किसी तरह गुजर करने की तदबीरें सोचने लगा। लिखने और गणित में उसे अच्छा अभ्यास था, मगर इस हैसियत में उससे फ़ायदा उठाना असंभव था। उसने संगीत का बहुत अभ्यास किया था। किसी रसिक रईस के दरबार में उसकी कद्र हो सकती थी, मगर उसके पुरुषोचित अभिमान ने इस पेशे को अख्तियार करने की इजाज़त ना दी। हाँ, वाला दर्जे का घुड़सवार था और ये फ़न मज़े में पूरी शान के साथ उसकी रोज़ी का साधन बन सकता था। यह पक्का इरादा करके उसने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाया। ऊपर से देखने पर यह बात यकीन के काबिल नहीं मालूम होती, मगर वह अपना बोझ हल्का हो जाने से इस वक्त बहुत उदास नहीं रहा। मर्दाना हिम्मत का आदमी ऐसी मुसीबतों को उसी निगाह से देखता है जिसमें एक होशियार विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्नों को देखता है। उसे अपनी हिम्मत आजमाने का, एक मुश्किल से जूझने का मौका मिल जाता है। उसकी हिम्मत अनजाने ही मजबूत हो जाती है। अक्सर ऐसे मार्के मर्दाना हौसले के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। मगनदास इस जोश से कदम बढ़ाता चला जा रहा था कि जैसे कामयाबी की मंजिल सामने नजर आ रही है, मगर शायद वहाँ के घोड़ों ने शरारत और बिगड़ैलपन से तौबा कर ली थी, या वे स्वाभाविक रूप बहुत मज़े में धीमे धीमे चलने वाले थे। वो जिस गांव में जाता, निराशा को उकसाने वाला जवाब पाता। आखिरकार शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी मंजिल पर जा पहुंचा था, उसकी कठिन मंजिल तमाम हुई। नागर घाट के ठाकुर अटल सिंह ने उसकी चिंता को समाप्त किया। एक बड़ा गांव था, पक्के मकान बहुत थे, मगर उनमें प्रेतात्माएं आबाद थीं। कई साल पहले प्लेग ने आध आबादी के बड़े हिस्से का इस क्षणभंगुर संसार से उठाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया था। इस वक्त प्लेग के बचे खुचे वे लोग गांव के नौजवान और शौकीन जमींदार और हल्के के कारगुजार और रोबीले थानेदार साहब थे।
उनकी मिलीजुली कोशिशों से गांव में सतयुग का राज था। धन दौलत को लोग जान का अजाब समझते थे, उसे गुनाह की तरह छुपाते थे। घर घर में रुपए रहते हुए लोग कर्ज ले लेकर खाते और फटे हालों रहते थे। इसी में निबाह था। काजल की कोठरी थी, सफ़ेद कपड़े पहनना, उन पर धब्बा लगाना था। हुकूमत और ज़बरदस्ती का बाजार गर्म था। अहीरों को यहाँ अंजन के लिए भी दूध न था। थाने में दूध की नदी बहती थी। मवेशी खाने के मुहर्रेर दूध की कुल्लियाँ करते थे। इसी अंधेर नगरी को मगनदास ने अपना घर बनाया। ठाकुर साहब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसे रहने के लिए एक मकान भी दे दिया, जो केवल बहुत व्यापक अर्थों में मकान कहा जा सकता था। इसी झोपड़ी में वो एक हफ्ते से जिंदगी के दिन काट रहा है। उसका चेहरा जर्द है और कपड़े मैले हो रहे हैं, मगर ऐसा मालूम होता है कि इन बातों की अनुभूति उसे नहीं है। जिंदा है मगर जिंदगी रुखसत हो गई है। हिम्मत और हौसला मुश्किल को आसान कर सकते हैं, आंधी और तूफान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे को खिला सकना उनके सामर्थ्य के बाहर की बात है। जैसे कि टूटी हुई नाव पर बैठकर मल्हार गाना हिम्मत नहीं हिमाकत का काम है। एक रोज़ जब शाम के वक्त तो अंधेरे में खाट पर पड़ा हुआ था, एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी। मगनदास को आवाज़ चिर परिचित जान पड़ी। बाहर आकर देखा तो वही चंपा मालिन थी, कपड़े तार तार, मुसीबत की रोती हुई तस्वीर। बोला, मालिन तुम्हारी ये क्या हालत है, मुझे पहचानती हो? मालिन ने चौंक कर देखा और पहचान गई। रोकर बोली, बेटा अब बताओ मेरा कहाँ ठिकाना लगे। तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया ना। उस दिन तुमसे बात करती थी ना, उसके बाद से मुझ पर ऐसी विपत पड़ी। बाई ने तुम्हें बैठे देख लिया, बातें भी सुनी। सुबह होते ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी। नाक कटवा लूंगी, मुंह में कालिख लगवा दूंगी। चुड़ैल कुटनी, तू मेरी बात किसी गैर आदमी से क्यों चलाए? तू दूसरों में मेरी चर्चा क्यों करे? वो क्या तेरा दामाद था जो तू उससे मेरा दुखड़ा रोती थी? जो कुछ मुंह में आया बकती रही, मुझसे भी न रहा गया। रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। बाई बोली, मुझसे कसूर हुआ, लीजिए अब जाती हूँ। छींकते नाक कटती है तो मेरा निवाह यहाँ न होगा। ईश्वर ने मुँह दिया है और आहार भी देगा। 4 घर में मांगूंगी तो मेरे पेट को हो जाएगा। वो छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया। बताओ मैंने तुमसे उसकी कौन सी शिकायत की थी, उसकी क्या चर्चा की थी? मैं तो उसका बखान कर रही थी, मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है। अब बताओ मैं किसकी होकर रहूं? 8 दिन इसी तरह टुकड़े मांगते हो गए हैं। एक भतीजी उन्हीं के यहाँ लौंडियों में नौकरी करती थी, उसी दिन उसे भी निकाल दिया। तुम्हारी बदौलत जो कभी न किया था वो करना पड़ा। तुम ही कहो किसको दोष दूं? किस्मत में जो कुछ लिखा था देखना पड़ा। मगनदास बिल्कुल सन्नाटे में था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मिजाज का ये हाल है। ये घमंड, ये शान। मालिन को इत्मीनान दिलाया, उसके पास अगर दौलत होती तो उसे माला माल कर देता। सेठ मक्खनलाल की बेटी को भी मालूम हो जाता कि रोजी की कुंजी उसी के हाथ में नहीं है। बोला कि तुम फिक्र न करो, मेरे घर में आराम से रहो, अकेले मेरा जी नहीं लगता। मुझे तुम्हारी तरह की एक औरत की तलाश थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। मालिन ने आंचल फैलाकर असीम दिया। बेटा तुम जुग जुग जियो, बड़ी उम्र हो। यहाँ कोई घर मिले तो मुझे दिलवा दो, मैं यहीं रहूँगी तो मेरी भतीजी कहाँ जाएगी? वो बेचारी शहर में किसके आसरे रहेगी? मगनलाल के खून में जोश आया, उसके स्वाभिमान को चोट लगी। उन पर याफत मेरी लाई हुई है, उनकी इस आवारागर्दी को जिम्मेदार मैं हूँ। बोला कोई हर्ज न हो तो उसे भी यहीं ले आओ। मैं दिन को यहाँ बहुत कम रहता हूँ, रात को बाहर चारपाई डालकर पड़ा रहूँगा। मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ न होगी। यहाँ दूसरा मकान मिलना मुश्किल है, यही झोपड़ा बड़ी मुश्किलों से मिला है। यह अंधेर नगरी है। जब तुम्हारी सुविधा हो, जब तुम्हें लगे तो कहीं चली जाना। मगनदास को क्या मालूम था कि हज़रत इश्क उसकी ज़बान पर बैठे हुए उससे ये बात कहलवा रहे हैं। क्या यह ठीक है कि इश्क पहले माशूक के दिल में पैदा होता है? त्रियाचरित्र कहानी आप सुन रहे हैं, प्रेमचंद की लिखी हुई। इसका ये पहला भाग है। कहानी बहुत लंबी है, इसलिए हमें इसे 2 भाग में आपको सुनाना पड़ेगा। दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले एपिसोड में।
तो अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लग रही है और अगले भाग के लिए तैयार रहिए और ज़रूर सुनिए अगला भाग। कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, कमाल है। तो सुनते रहिए अपना कहानी कॉर्नर। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।